गाइस, क्या होता है स्टैटिक चार्ज, कैसे जनरेट होता है और कैसे कंट्रोल करते हैं, आइए आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपकी जो वीडियो का पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी है वो आपको क्लियर दिखे और आपको क्लियर समझ में आए। स्टैटिक चार्ज का सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है। It is the imbalancing of electric charge within the body, on the body or between the body of material called as static charge। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इम्बैलेंसिंग है उसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज को अच्छी तरह से जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। पूरी दुनिया में जो भी चीज बनी है, हर एक चीज बनी है, वो एक मिनिमम उसका ओरिजिन है एटम। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि एटम किस चीज से बना हुआ है। ये स्टैटिक चार्ज समझने के लिए फंडा क्लियर करना जरूरी है। इसी से हम पता करेंगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि एटम किसका बना होता है। एटम बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन सर्कल में होते हैं। मान लेते हैं कि ये किसी एक चीज का एटम है और मान लेते हैं किसी दूसरी चीज का एक एटम है। सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और वो सर्कल में जो बाहर की साइड में वो इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं कि ये दो अलग अलग चीजों के एटम है और इनको एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन किया गया है। तो फ्रिक्शन करने से क्या होगा, इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर इंटरचेंजिंग होगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए। तो कभी कभी होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे लेकिन इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाने से रुक जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का टाइम था वो शॉर्ट हो सकता है या लॉन्ग हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की इम्बैलेंसिंग हो गई। तो इम्बैलेंसिंग होने के बाद इसमें क्या हो गया, एक स्टैटिक जनरेट हो गया। स्टैटिक बोले तो स्थिर। किसी को अचानक से थप्पड़ मार दो तो कुछ टाइम तक रिएक्शन नहीं करता है। तो कुछ टाइम तक क्यों रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ है। यानी कि स्टैटिक बोले तो स्थिर भार। स्टैटिक बोले तो स्थिर भार। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, स्टैटिक चार्ज बोले तो स्थिर भार। और स्टैटिक चार्ज का टाइम पीरियड कितना होता है, बहुत ही कम होता है। किसी को थप्पड़ मार दो तो कुछ 2-5 सेकंड तक स्टैटिक हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा। ये एटम कोई ऐसा और दूसरा एटम ढूंढेगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसको दे सके, और ये एटम भी दूसरा एटम ऐसा ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्योंकि वो उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले सके और दोनों स्टेबल हो सके। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। गाइस, इसके साथ साथ आपको एक बात समझनी होगी कि किसी भी मैग्नेट को सेम पोल अगर नजदीक लाया जाए तो उनमें रिपल्शन होता है, लेकिन अपोजिट पोल सामने लाए तो उनमें एट्रैक्शन होता है। तो इनमें भी जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से लेगा तो इनमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया था एटम पर, और इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया था उस एटम पर। तो जब ये एक दूसरे के चार्ज देंगे और लेंगे तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी। जैसे किसी कोम को आप बालों में ऐसे रगड़ लेते हो और किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, कागज के टुकड़े कोम को चिपक जाते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। उससे क्या होगा, एक स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा। तो गाइस, इसी चीज को बोलते हैं इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि स्टैटिक चार्ज। तो गाइस, यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। अभी आगे देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इसके बाद में समझेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी बंदे को चेयर पे बिठा दीजिए और उसके पैर जमीन से उठा लीजिए और कुछ टाइम तक उसको टॉवेल से ऐसे झटके देती है, और स्टैटिक चार्ज जब उसमें डेवलप हो गया तो उसको ऐसे जरा भी टच करेंगे तो क्या होगा, एक करंट जैसा झटका लगेगा। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि वो करंट इतना माइनर होगा लेकिन आपको जरूर महसूस होगा। उसके साथ साथ क्या जनरेट होती है, एनर्जी, यानी कि स्पार्क। गाइज, यहाँ पर एक बात समझनी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी इज नाइदर क्रिएट
नाइदर डिस्ट्रॉय इट इज कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी को ना तैयार किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेम यहाँ पर यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंसिंग हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, उसके बाद में स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ, उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ, उसके बाद में एक एनर्जी जनरेट हुई, उसके बाद में स्पार्क जनरेट हुआ। तो गाइस यही छोटा सा स्पार्क जो है वो केमिकल कंपनी में हानिकारक है, यही एक स्पार्क है वो कारण बन सकता है किसी आग का, किसी इंसिडेंस का, किसी एक्सीडेंट का और बड़ा सा हादसा होने के लिए यही एक जिम्मेदार हो सकता है। तो गाइस इसी बात को समझने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, अगर जानकारी आपको बहुत अच्छी लगती हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस यहाँ पर तो आप समझ गए कि एक स्टैटिक चार्ज क्या होता है। इसके बाद में हम देखने वाले कि स्टैटिक चार्ज जनरेट कैसे होता है। स्टैटिक चार्ज जनरेट कैसा होता है, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दे देता हूँ, ये पढ़ के आप ध्यान में रखिए। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम सीधा बात करते हैं कि स्टैटिक चार्ज को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो गाइज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे स्टैटिक चार्ज को कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए क्या है, सबसे पहले अर्थिंग पीट। दोस्तों स्टैटिक चार्ज एनर्जी ऐसी एनर्जी है उसको स्टोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये शॉर्ट होती है और लॉट ऑफ एनर्जेटिक होती है। जैसे कि लाइटनिंग वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए उसको स्टोर करना इम्पॉसिबल है। उसको सीधा अर्थ करके उसका जो पावर है वो न्यूट्रल कर सकते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं, यानी कि अर्थिंग पीट वाया उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गाइज आपने अर्थिंग पीट तो जरूर देखा होगा, इस तरह से आपने अर्थिंग पीट जरूर देखा होगा, लेकिन वो अंदर में कैसे होता है, क्या होता है, तो आज उसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जनरल अर्थिंग पीट कैसा होता है। अर्थिंग पीट के लिए एक जमीन में गड्ढा खोदा जाता है, उसका साइज क्या होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और 3 मीटर, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, ऐसा उसका जनरल साइज है। उसके बाद में उसमें जो रॉड होता है वो एक रॉड का एमओसी होता है, वो जनरली कॉपर का होता है। बाजार में आज की तारीख में बहुत ही अलग अलग एमओसी के रॉड मिलते हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है कॉपर का रॉड, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है और ये कोरोजन रेजिस्ट होता है। उसके साथ साथ जो रॉड होता है उसकी लेंथ लगभग 3 मीटर की होनी चाहिए। एक अच्छा अर्थिंग पीट बनाना है तो अर्थिंग जो रॉड है वो 3 मीटर का होना चाहिए। उसके बाद में जो रॉड है उसका डाया 16 mm का होना चाहिए, यानी कि जो ये रॉड है उसका 16 mm का डाया होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सॉइल है अंदर की, यानी कि जो मिट्टी है, जमीन है, उसमें सॉइल होनी चाहिए लगभग 75% होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी है। उसके साथ साथ उसमें 15% कोल होना चाहिए। ये लकड़े का हो तो अच्छा, और नेचुरल कोल हो तो भी अच्छा। ये बनाए रखता है, लगभग रेजिस्टिविटी बनाए रखता है, यानी कि उसमें गर्मी पैदा करता है कोल, उससे उसकी रेजिस्टिविटी बनी रहती है। कोल के कारण गर्मी बनी रहती है, यानी कि हीट जनरेट होती है। उसके साथ साथ अर्थिंग पीट में लगभग 5% जितना सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, नमक होना चाहिए। नमक क्या करता है, एक मॉइस्चर क्रिएट करता है, मॉइस्चर बनाए रखता है, उसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बनी रहती है। और उसके साथ साथ एक अच्छा गुड अर्थिंग पीट बनाने के लिए उसमें लगभग 5% जितना पानी होना चाहिए। पानी क्या करेगा, मीडिया क्रिएट करेगा। समंदर के अंदर क्या है, मीडिया पानी है। पानी के कारण एक वेवलेंथ क्रिएट होती है। पानी के कारण अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो मछली तक पहुंचती है कि अपना शिकार कितना दूर तक है उसको जानकारी होती है। वो किसके कारण होती है, पानी के कारण, यानी कि मीडिया के कारण। हम जो बोल रहे हैं वो दूसरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, वो किसके कारण, एक हवा का मीडिया है, एक मीडिया के कारण। तो इसी प्रकार से वहाँ पर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और रिएक्टिविटी बनाने के लिए क्या जरूरी है, मीडिया जरूरी है। आप बोलोगे कि एक जमीन भी मीडिया है, लेकिन उसको ट्रैवल करने के लिए पानी हो तो एक गुड मीडिया क्रिएट होता है, इसलिए उसमें पानी की लगभग 5% जितनी मात्रा हो तो एक गुड अर्थ पीट बनता है। और फाइनली एक गुड पीट की कैपेसिटी लगभग
नॉट मोर देन 1 ओम जितनी होती है। इतना सब करने के बाद एक अच्छा पिट बन जाएगा, एक अच्छा अर्थिंग पिट बन जाएगा और उसको एक कनेक्ट करेंगे वायर, जो कि जहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट को ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हमें पाइपलाइन फलाना डिंगाना जहाँ पे ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे स्टैटिक चार्ज जनरेट हो सकता है, ऐसी चीज़ों पर हम उसको कनेक्ट कर देंगे। और जो भी स्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो आइटम्स है, इलेक्ट्रिक के जो डिवाइस है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो वहाँ पर जो भी स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा और जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो अनवांटेड किसी बॉडी को ना लगे, किसी आदमी ना मरे, उसके लिए हमको यहाँ पर उसको ज्वाइन कर देना है। बस यही एक अच्छा तरीका है किसी भी स्टैटिक चार्ज को डिसअपियर करने का, किसी भी स्टैटिक चार्ज को न्यूट्रल करने का। उसके साथ साथ दूसरा है अर्थिंग ग्रिड। अर्थिंग ग्रिड क्या है? मान लो कि ये मेरा एक अच्छा गुड अर्थिंग फिट है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद इसमें कुछ रस्टिंग हो गया, ये कुछ काम करना बंद कर दिया। तो ये होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा अर्थिंग फिट करके उसको दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। कि 2 या 3 अर्थिंग पिट को जो क्लब करते हैं, 2 या 3 अर्थिंग पिट को ज्वाइन करते हैं, 2 या 3 अर्थिंग पिट को जो कनेक्शन देते हैं, वो कनेक्शन को ही बोलते हैं अर्थिंग ग्रिड। तो यहाँ पर अर्थिंग ग्रिड प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि किसी अर्थिंग पिट को डेड होने से हम बचा सकते हैं अर्थिंग ग्रिड से, यानी कि डेड हुआ अर्थिंग पिट को भी हम काम में ले सकते हैं अर्थिंग ग्रिड से। बस ये दूसरा तरीका है स्टैटिक चार्ज को डिसअपियर करने का। अर्थिंग पिट और अर्थिंग ग्रिड ये 2 प्राइमरी सोर्स है किसी भी स्टैटिक चार्ज को डिसअपियर करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी सोर्स क्या है। उसके बाद है अर्थिंग जंपर। कंडक्टिव लाइन में से जब नॉन कंडक्टिव फ्लूइड फ्लो होता है, तब वहाँ पर स्टैटिक चार्ज डेवलप होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ऐसे टाइम पे हमको जंपर लगाना अनिवार्य है। अर्थिंग क्लैंप है, सभी ज्वाइंट होंगे, कनेक्ट होंगे अर्थिंग पिट से। हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या किसी भी कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव मटेरियल को चार्ज कर रहे, लोड कर रहे, अनलोड कर रहे, ट्रांसफर कर रहे, शिफ्टिंग कर रहे, फलाना ढिंगाना चिंगाना जो भी कर रहे केमिकल कंपनी में, उसको अर्थिंग क्लैंप लगाना जरूरी है। उससे क्या होगा कि कोई भी स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा वो सीधा चला जाएगा अर्थ में। उसके बाद में अर्थिंग रॉड। उसके बाद में अर्थिंग रॉड किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस मटेरियल है, कंडक्टिव है, नॉन कंडक्टिव है, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने से पहले, चार्जिंग करने से पहले, शिफ्टिंग करने से पहले उसको लगाना पड़ेगा अर्थिंग रॉड। उसमें अर्थिंग रॉड डाल देंगे, कुछ सर्टन टाइम तक उसको स्टेबल होने देंगे, तो उसमें जो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ है वो सीधा चला जाएगा अर्थ में। उसके बाद उसमें काम करेंगे तो कोई भी स्टैटिक चार्ज जनरेट नहीं होगा। उसके बाद में स्टैटिक डिसअपियर। हम चलते तो हमारे बॉडी में भी इतना स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, वो काफ़ी है। किसी भी स्टैटिक चार्ज से एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा और इस इलेक्ट्रिसिटी से एक स्पार्क जनरेट करेगा। तो ये स्पार्क को बचाने के लिए हमें जगह जगह पर अर्थिंग डिसअपियर जो लगे हुए हैं उस पर एक अच्छी तरह से हाथ रखना है कुछ 2-3 सेकंड तक। उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी स्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ है वो वहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। हमें किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हमें स्टैटिक डिसअपियर पर हाथ रखना है और वर्किंग प्लेस पर जाना है। उसके बाद में है एंटी स्टैटिक क्लोथ। गाइस, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉय को स्टैटिक चार्ज को बचाने के लिए कुछ एंटी स्टैटिक क्लोथ देती है, जिससे उनके बॉडी पर जो स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा वो मिनिमम मात्रा में जनरेट हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने वो एंटी स्टैटिक है। और काम करते समय कुछ कंपनियां एंटी स्टैटिक एप्रॉन या एंटी स्टैटिक सूट देती है, जिससे कोई भी स्टैटिक का खतरा नहीं होता है, किसी भी स्टैटिक चार्ज का डेवलप उसमें नहीं होता है। तो ये एक अच्छा सा प्रयास है कंपनियों का कि एंटी स्टैटिक क्लोथ देते हैं। उसके साथ साथ एंटी स्टैटिक टूल और यूटेंसिल, इनमें स्टैटिक चार्ज होने का खतरा लगभग कम से कम होता है। इसके बाद लगभग एंटी स्टैटिक क्लोथ्स और बैग। गाइस, केमिकल इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूज होगा, एनएफडी होगा, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए बैग्स होंगे, वो लगभग एंटी स्टैटिक क्लोथ और एंटी स्टैटिक बैग के दायरे में आते हैं। सेंट्रीफ्यूज का बैग होगा तो एंटी स्टैटिक होगा, सेंट्रीफ्यूज करते समय सॉलिड लिक्विड का फिल्ट्रेशन होगा और वो सेंट्रीफ्यूज कंटिन्यूसली हाई स्पीड पर घूमता रहेगा, तो वहाँ पर स्टैटिक चार्ज होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। इसीलिए कंपनी में, हर कंपनी में लगभग एंटी स्टैटिक बैग का इस्तेमाल होता है।
उससे कोई भी स्टैटिक चार्ज जनरेट नहीं होता है और फायर का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। फाइनल पैकिंग करने के लिए जो भी सॉलिड मटेरियल होता है या लिक्विड मटेरियल होता है उसको पैक करने के लिए आज की तारीख में हर कंपनी में एंटी स्टैटिक बैग का इस्तेमाल होता है। उससे कोई भी स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता है, कोई भी स्टैटिक चार्ज जनरेट नहीं होता है, तो फायर का कोई भी चांसेस नहीं होता है। तो इतने सारे जो कंट्रोल्स के तरीके हैं आज हमने समझे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।